हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 110। क्या पढ़ने वाले हैं? BECC 110 प्रारंभिक अर्थमिति यानी कि इकोनोमेट्रिक्स, जो कि टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक आ सकता है, एक होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? अगर आपने पढ़ा हो BECC 110, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है ना। अब आपको मिक्सचर किस चीज़ का हुआ? इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने चाहिए? माइक्रो है, मैक्रो है, मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस भी ना आए क्योंकि डेटा एनालिसिस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, बट आपको बहुत अच्छे से क्या आनी चाहिए? जो भी मैंने आपको बताया, माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, अगर वो बहुत अच्छे से आते हैं तो ये आपका बहुत अच्छे से निकल सकता है। ठीक है, या फिर मिक्सचर है किस चीज़ का? सिर्फ और सिर्फ उसी का ही। और मोस्ट ऑफ द आप अपने सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो मोस्ट जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, तो होप सो स्टैटिस्टिक्स आपको आती होगी। ठीक है, और अगर नहीं आती है तो 11th-12th में थोड़ी बहुत हमने करी है, उसके ज़रिए समझते हैं। ठीक है, और बाकी तो क्लास में पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की क्लास के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। चलो, पहला टॉपिक है पूर्वानुमान, उसके बाद बहुसंरेखता, फिर है यहाँ पर व्याख्यात्मक चर के मापन स्तर में परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता व्याख्यात्मक चर क्या होता है। तो सबसे पहले व्याख्यात्मक चर क्या है, उसके बाद जो हमारा उसको मेज़र करने के लेवल में अगर हम मेज़र कर रहे हैं उसको और उसमें कोई चेंज आएगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अर्ध लघु गणिकीय मॉडल, और उसके बाद लघु गणिकीय रेखीय मॉडल वर्सेस करने वाले हैं। ठीक है, ये चारों के चारों आपके जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स किस में से लिए गए हैं? आपके PYQ में से। ठीक है, सो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान से ही हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे पूर्वाभास कर रहे हैं, सीधा सीधा सा क्या करके चल रहे हैं, हमें पता लग रहा है। मान लो एक तरह से हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमें जो इन फ्यूचर होने वाला है ना, वो हमें अभी से पता है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इन फ्यूचर इकोनॉमी की GDP ग्रोथ होगी। ठीक है, GDP परसेंटेज से बढ़ेगी, या फिर देश में क्या आएगी? इन्फ्लेशन आएगी। तो हमने क्या कर लिया? पूर्वानुमान कर लिया, फोरकास्टिंग कर ली। ठीक है, लेकिन कौन सी वाली घटनाएं होती हैं? भविष्य की घटनाओं या फिर प्रवृत्तियों का पूर्वाभास तो हमने कर लिया, लेकिन किसके डिपेंड पे कर रहे हैं हम? कुछ तो होगा जिस वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि GDP में ग्रोथ आने वाली है, या फिर क्या होगा? देश में इन्फ्लेशन होगी। वो रीज़न होता है हमारा ऐतिहासिक डेटा, यानी कि हमारे पास कुछ डेटा रहा है पास्ट का, अपना एक प्रेजेंट का, तभी हम फ्यूचर के बारे में क्या कर पा रहे हैं? फोरकास्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐतिहासिक डेटा तो है ही है हमारे पास, और क्या है? सांख्यिकी तकनीकी हैं। ठीक है, जिनके बेस पर हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। ठीक है, अब पूर्वानुमान कहाँ कहाँ पर किया जाता है? बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र है, व्यापार है, जलवायु विज्ञान है, और जनसांख्यिकी में कर सकते हैं। जनसांख्यिकी यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं सेंसस। ठीक है, पॉपुलेशन पर, पॉपुलेशन अगर हम माने फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर पॉपुलेशन भी नहीं लेते, हम ले लेते हैं यहाँ पर रोजगार, बेरोजगारी को लेकर के लेते हैं। ठीक है, हमें पता है 2024 में बेरोजगारी बढ़ रही थी। ठीक है, रेट पर रेट यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ रही थी, तो क्या होगा? हम यहाँ पर पूर्वानुमान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा, ऐतिहासिक डेटा है। ठीक है, उसके बेस पर हम यहाँ पर पूर्वानुमान लगाएंगे कि इन 2025 भी बेरोजगारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वही हमारा क्या कहलाता है? पूर्वानुमान कहलाता है। ठीक है जी, अब इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। प्रकार होते हैं हमारे पास दो। पहला है इसमें व्यक्तिगत पूर्वानुमान, यानी कि यह पूर्वानुमान एक व्यक्तिगत राय देगा उसके एक्सपीरियंस के द्वारा। ठीक है, उस पर आधारित होता है। उसके बाद इसमें सांख्यिकीय या फिर गणितीय मॉडल का अधिक उपयोग नहीं किया जाता। मैं ही अपने आप ही कह दूं, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए मैं करती हूँ इंडिविजुअल फोरकास्टिंग। ठीक है, कि अब जून में एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो
इन मुझे पता है, ठीक, चाहे मैं किसी से कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे अगर 8 सब्जेक्ट्स हैं, मुझे 8 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने, तो उसमें से 3-4 की तो बैक आ सकती है क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो क्या हो गया, ये व्यक्तिगत राय हो गई, मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोई सांख्यिकी और या फिर कोई भी मैं कह सकती हूँ मैथमेटिक्स यूज नहीं करी है, ठीक है। उदाहरण के अनुसार एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक अनुभवी व्यवसायी अपने अनुभव के आधार पर यह पूर्वानुमान कर सकता है कि आने वाले महीने में किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ेगी या फिर घटेगी। इसका एग्जाम्पल हम जेठालाल का ले लेते हैं। जेठालाल को पता है कि दिवाली आती है, होली आती है, कोई भी फेस्टिवल आता है या फिर क्रिकेट मैच आ रहा है, तो उन दिनों में क्या होता है कि उसकी जो दुकानदारी होती है, उसकी जो हम कह सकते हैं सेल होती है, वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, उसके पास क्या है, ऐतिहासिक डेटा है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, पूर्वानुमान लगा रहा है। और ये पूर्वानुमान कौन सा होता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत पूर्वानुमान कहलाता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा है हमारे पास, आगे है हमारे पास माध्य पूर्वानुमान, यानी कि एग्रीगेट फोरकास्टिंग, जिसमें हम सब कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब ही है समग्र, हम सारी चीजें इन्वॉल्व करके अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है माध्य पूर्वानुमान या फिर एग्रीगेट फोरकास्टिंग। यह पूर्वानुमान समूह, उद्योग या फिर हम कह सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। और इसमें हम यहाँ पर यूज करेंगे किसको, आंकड़ों को यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास डेटा है बहुत बड़ा, सांख्यिकीय डेटा को यूज करेंगे, ठीक है। साथ में क्या होगा, हम मैथमेटिक्स मॉडल को यूज करेंगे, सांख्यिकीय मॉडल को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जीडीपी वृद्धि दर, महंगाई दर, बेरोजगारी दर का पूर्वानुमान करना, वो क्या हो गया हमारा एग्रीगेट फोरकास्टिंग। सरकार को पता है कि इन 2024 अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन बढ़ी थी, ठीक है, या फिर बेरोजगारी थी, ठीक है। सरकार तो नहीं कह सकते हम यहाँ पर, ठीक है, बेरोजगारी दर को वो हम कह सकते हैं पूर्वानुमान, लेकिन सरकार कर सकती है। या फिर जीडीपी में वृद्धि कि 2024 में इतने % से जीडीपी हमारी ग्रोथ हुई थी, तो क्या होगा 2025 में भी जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। बेरोजगारी की दर हम अगर 2024 में हमने कम करी थी तो इन फ्यूचर भी हम कम करेंगे। महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी थी तो मे बी 2025 में महंगाई बढ़े, ठीक है। ये होती है हमारी एग्रीगेट फोरकास्टिंग, माध्य पूर्वानुमान। समझ में आए दोनों प्रकार, फोरकास्टिंग और उसके दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर है हमारा बहुसंरेखता, ठीक है। बहुसंरेखता क्या है हमारी यहाँ पर, देखो बहुसंरेखता का यहाँ पर हमें पता चल रहा है, बहु मतलब तो हो गया बहुत सारा, ठीक है, यही तो होता है इसका मतलब। बहु में तो आ गए 2 से ज्यादा हमारे पास क्या वेरिएबल्स, 2 से ज्यादा चर आ गए हमारे पास, ठीक है, 2 से ज्यादा चर। बहु का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है हमें। सांख्यिकीय या अर्थमिति में एक ऐसी कंडीशन को दर्शाता है जिसमें एकाधिक स्वतंत्र चर, यानी कि एक तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेशन में होता है, हाईली कोरिलेटेड होता है। इसका अर्थ है कि एक स्वतंत्र चर को दूसरे स्वतंत्र चर की रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया? इसका इक्वेशन में बना के दिखा देती हूँ, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर आपने यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट पढ़ा है तो उसी का एग्जाम्पल है y = a + bx। ये समझ में आया? यानी कि सीधा सीधा सा ये हमसे कह रहा है कि जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना, वो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में, कि हमारी इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर होगी। यानी लीनियर का क्या मतलब होता है कि वहां पर कोई भी हम कह सकते हैं स्क्वायर वगैरह नहीं होगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन होगी, ठीक है। और दोनों चर कौन से होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ठीक है। और दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं, को रिलेशन में होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुसरलता कहलाता है। समझ में आया? और जो कि हमारा रिग्रेशन मॉडल में होता है, जिसकी इक्वेशन होती है ये, ठीक है। चलो अब की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि परिणामों में अनिश्चितता, बहुसरलता की उपस्थिति में प्रतिगम गुणांक यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट अनिश्चित और अस्थिर हो सकता है, ठीक है, अनस्टेबल हो सकता है। असंगत निष्कर्ष, किसी विशेष स्वतंत्र चर के महत्व को समझना यहाँ पर कठिन हो जाता है। कोई भी हमारे पास स्वतंत्र चर है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ तो हम कह सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा। अब उस महत्व को समझने में हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, कठिन हो जाता है, क्योंकि वे अन्य चरों से क्या होता है, प्रभावित होता है। यहाँ पर अब ये मान लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ x को ही बहुत कुछ समझ रही हूँ, y को समझ ही नहीं रही हूँ, y कुछ मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। x पे अगर मैंने मान लो कि अगर मैंने x पे थोड़ा बहुत चेंज लेकर के आए तो y अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं y में चेंज लेकर के आऊंगी तो x में भी चेंज होगा, तो y को तो मैंने कुछ यहाँ पर समझा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर उसके कुछ उपाय हैं, किस वजह से हम कह सकते हैं कि इसको ठीक करा जा सकता है। जिसका पहला है अत्यधिक सह संबंधित चरों को हटाना, जो बहुत ज़्यादा कोरिलेशन में है उनको क्या करना है, हटा दो, मॉडल से हटा दो। फिर है हमारा PCE, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्या है ये? यह तकनीक चरों के एक नए सेट में क्या लाती है, परिवर्तन लाती है, जिससे जो हम कह सकते हैं जो चर होते हैं जो सहसंबंधित बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कोरिलेशन में होते हैं, उसकी समस्या को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इसमें डमी वेरिएबल को कम करना। डमी वेरिएबल, यदि श्रेणीबद्ध चर कैटेगरियल वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा ट्रैप यूज़ करेंगे, डमी वेरिएबल ट्रैप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं जो श्रेणीबद्ध चर है ना, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ट्रैप कहलाता है हमें डमी वेरिएबल, ठीक है। उससे बचने के लिए उनमें से हम बहुत सारे चरों को हटा सकते हैं। कौन से वाले चर होंगे वो, श्रेणीबद्ध। फिर से सुनो एक बारी, यहाँ पे डमी वेरिएबल को कम कैसे कर सकते हैं। डमी वेरिएबल वही होते हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो श्रेणी से चल जो हमारे पास चलते आ रहे हैं, उन चर में से जितनों को हम हटा सकते हैं एक मॉडल में से, उनको हटा दो, तो वही क्या हो जाता है हमारा, डमी वेरिएबल को कम कर देना। यानी कि डमी वेरिएबल का जो ट्रैप है उसको हमने क्या कर दिया, उस ट्रैप से हम बाहर निकल आए, ठीक है। डेटा का आकार बढ़ाना, हम डेटा के आकार को बढ़ा सकते हैं, ये संभव है, ठीक है। डेटा को एकत्र करना, ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा डेटा है, यदि संभव हो तो अधिक डेटा एकत्र करना बहुसरलता की समस्या को कम कर सकता है। बहुत ज़्यादा डेटा अगर हमने इकट्ठा कर लिया है तो, ठीक है। उसके बाद है प्रतिगमन तकनीकों में बदलाव। रीज और लेसो प्रतिगमन जैसी तकनीकें बहुसरलता को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। और अब जो हमारा ये रीज है और जो लेसो है, ठीक है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम व्याख्यात्मक चर के मापन स्तर में परिवर्तन का प्रभाव। यहाँ पर पहला वर्ड क्या है हमारा, व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेन वेरिएबल। अगर हम उनके मापन के जो परिवर्तन अगर करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, सांख्यिकीय विश्लेषण पर, और हम कह सकते हैं मॉडलिंग के संदर्भ में हम कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से सुनो। किसी व्याख्यात्मक चर के मापन स्तर में परिवर्तन, हमने क्या किया है, एक पूरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को चेंज कर दिया, उसके मेजरमेंट में हम क्या लेकर के आए, चेंज लेकर आए। तो चेंज का जो प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वो कैसे होता है, पढ़ लेते हैं। स्केलिंग और मानकों पर प्रभाव, ठीक है। यदि कोई चर किसी भिन्न स्केल पर मापा जाता है, हमने माप लिया, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना हमारे पास, ठीक है, जो कोफिशिएंट्स का परिणाम होगा वो बदल जाएगा। स्केल में हमारे पास कोई भी चर है जिसको पैमाने पर माप लिया, अब जो हमारे पास चर थे, ठीक है, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उसमें परिणाम हम कह सकते हैं कि वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जिस पर हम यहाँ पर कहेंगे
चर है, चर चेंज हो जाएगा, स्केल पर हमने माप लिया। चर के गुणांक चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका सांख्यिकीय जो महत्ता होगा यानी कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होगा वो नहीं बदलता। ठीक है, उदाहरण है, अगर मैंने एक इनकम को रुपयों की जगह क्या बोल दिया, हजारों में बोल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, है तो वो क्या है, रुपए ही है ना, रुपीज ही तो हैं, कहलाएंगे क्या, स्टैटिकल सिग्निफिकेंस ही कहलाएंगे। ठीक है, मैंने माप लिया अपनी आय को, आय क्या हो गई, मेरी चर हो गई, आय को मैंने स्केल पे नापा यानी कि रुपयों पे नापा। ठीक है, रुपयों की जगह मैंने क्या कह दिया, उसको 1000 रुपए कह दिए, हजारों में, कि मेरी इनकम कितने में आती है, 10-15 हजारों में आती है। ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये मुझे मिले, लेकिन मैं लास्ट में क्या लगा रही हूँ, रुपए, यानी कि उसका सांख्यिकीय सिग्निफिकेंस नहीं बदलता। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोरिलेशन और व्याख्या कर लेते हैं। मापन स्तर में परिवर्तन के कारण चर के सहज संबंध गुणांक पर असर पड़ सकता है जिससे व्याख्या प्रभावित होती है। हाँ, हमारे अभी हमने सहसंबंध गुणांक पढ़े, ठीक है, क्योंकि वही वाली इक्वेशन y = a + bx, मैंने कुछ भी चेंज किया तो इस पूरी इक्वेशन में कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मापन किया, कुछ भी किया तो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा जो होगा कोरिलेशन, इसमें चेंज आएगा। फिर है सांख्यिकीय परीक्षण पर प्रभाव। स्केलिंग परिवर्तन से टी आंकड़े और पी मूल्य प्रभावित हो सकते हैं। टी आंकड़े और पी वैल्यू क्या होंगे, हमारे इसमें प्रभावित होंगे, जिससे मॉडल की जो व्याख्या हो सकती है, पूरी की पूरी जो मॉडल की व्याख्या होगी उसमें परिवर्तन आ सकता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा सामयिक लोग मॉडल, उसके बाद है लोग लीनियर मॉडल। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, पहला इसको पढ़ते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी, अर्थ लघु गणितीय मॉडल, स्वतंत्र चर, एक तो पहली बात तो लीनियर होगा, ठीक है, लेकिन आश्रित का लघुगणक लिया जाता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी उसमें होगा, लीनियर होगी, पूरी की पूरी इक्वेशन वही होगी a + bx, लेकिन क्या होगी, जो y है वो x पर क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक है, इसका गणितीय रूप आपने याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, इसको लिख करके आना है। ठीक है, चलो अब इसकी व्याख्या क्या है, हम कह सकते हैं जो हमारा गुणांक होगा वो परसेंटेज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब चेंज आएगा तो उसकी व्याख्या किस में की जाएगी, परसेंट परिवर्तन में। ठीक है, किसकी, कॉफिशिएंट की, गुणांक की। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, यदि आय जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है, तो क्या होगा, इन y = β0 + β1 x + u। ठीक है, ये वही वाली इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कह दिया, y को यहाँ पर i कह दिया, और जो x है ये क्या हो गया, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पर डिपेंड है ना मेरी जनसंख्या, तो x क्या हो गया यहाँ पर, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब आश्रित चर है। समझ में आया? समझ में आया क्या, सैमी लोग मॉडल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे लोग लीनियर मॉडल, दोनों आश्रित और स्वतंत्र चर का लघुगणक लिया जाता है, यानी कि सीधा सीधा सा क्या बोला जा रहा है हमारे पास, दोनों ही आश्रित हैं और दोनों ही क्या है हमारे पास, स्वतंत्र चर है। दोनों जो वेरिएबल्स हैं, दोनों जो चर हैं वो क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे डिपेंडेंट भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, दोनों चर। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी सेम एग्जैक्टली वैसी ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो चेंज इसमें भी दिखाया गया है और चेंज इसमें भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें क्या बताया, जो हमारा x था वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, और ये डिपेंडेंट है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों क्या हैं, दोनों ही डिपेंडेंट हैं और दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसका होता है, लोग लीनियर मॉडल में। ठीक है, और दोनों के दोनों जो चर होंगे हमारे कैसे होंगे, इलास्टिक संबंध में होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुसरेखता नहीं है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है। और ये हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल, यदि जो आय है वो किस पर डिपेंड है, पूंजी पर। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारी जो आय है जरूरी नहीं है पूंजी पर ही डिपेंड हो। ठीक है, समझ में आया?
चलो जी, सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।